नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने हिमालय पर्वत को देखा, उसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदान को देखा, उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड, इससे पहले अगर थोड़ा सा हम रिकेप में जाएं तो विश्व जब बना था, पृथ्वी की जब रचना हुई थी, तो ऐसा माना जाता था कि एक ही महाद्वीप था, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। फिर पेंजिया के दो टुकड़े हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का जो भाग था, उस गोंडवाना लैंड के भाग का अवशेष माना जाता है ये दक्षिणी भारत। ये दक्षिणी भारत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत, जो समुद्र के तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये उस गोंडवाना लैंड का भाग हुआ था। ये जो है अफ्रीका से अलग होकर के अंगारा लैंड की तरफ गति करी थी इसने। ऊपर का ये भाग है जो अंगारा लैंड का भाग माना जाता है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उत्तर में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये पठारी प्रदेश है पूरा, यहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो यहाँ पे मालवा की पहाड़ियाँ पाई जाती है, मालवा का पठार जिसको बोलते हैं, मालवा पठार। यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है, राजमहल पहाड़ियाँ। और यहाँ शिलांग का पठार या मेघालय का पठार पाया जाता है। तो सबसे उत्तरी सीमा जो है इसकी ये है, मालवा का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग का पठार। मालवा का पठार जो है राजस्थान, गुजरात और जो है आपका मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार और पश्चिम बंगाल और जो है मध्य प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है राजमहल की पहाड़ियाँ। शिलांग का पठार आपको मालूम ही है, मेघालय राज्य में फैला हुआ है। गारो खासी जयंतिया वगैरह पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने की यह है कि इस पूरे जो है पठारी भाग में इसका जो ढाल है, वो ढाल अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, कई बार पूछा भी गया है और पूछ भी लिया जाता है कि इस पठारी प्रदेश का ढाल किस ओर है। तो देखिए, इस पठारी, हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर, इसका ढाल किधर है, पूरब की तरफ, लेकिन इसका ढाल पूरब की तरफ नहीं है, उत्तर की तरफ भी है और पूरब की तरफ भी है। देखिए, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है, वो किधर की तरफ जाती है, पूरब की तरफ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेकिन यहाँ के कुछ पठार है, जैसे मालवा का पठार हुआ, राजमहल की पहाड़ियाँ हुई, अमरकंटक हुआ, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है। यहाँ से मालवा का पठार से के पास से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, जो ऊपर की तरफ बहती है, यमुना नदी मिलती है। यानी कि यहाँ ढाल किधर की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ हुआ। ये इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। यहाँ नदी सोन नदी निकलती है जो इस तरीके से, बेतवा नदी, केन नदी। तो ये सब नदियाँ उत्तर की तरफ जा रही है। तो यहाँ का ढाल जो किधर हुआ, उत्तर की तरफ, और यहाँ का ढाल किधर हुआ, पूर्व की तरफ। तो ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर की तरफ भी ढाल पाया जाता है इस पठारी प्रदेश का, और पूरब की तरफ भी ढाल पाया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं हम, कुछ नदियाँ हैं जो हमको ये संकेत देती है कि कहाँ कहाँ ढाल पाया जाता है। जैसे सोन नदी हुई, चंबल अभी मैंने आपको बताया, और बेतवा, केन नदियाँ, ये जो है उत्तर की तरफ, इसके ढाल को किधर बताती है, उत्तर की तरफ। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ किधर बताती है इसके ढाल को, पूरब की तरफ। तो इसका ढाल किधर हुआ, उत्तर और पूरब की तरफ। ठीक है, उत्तर पूरब की तरफ नहीं, उत्तर और पूरब की तरफ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, इस पूरे पठारी प्रदेश में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। उन पठारों को हम देख लेते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। रांची का पठार हुआ, छोटा नागपुर का पठार हुआ, दक्कन का पठार हुआ, मालवा का पठार हुआ। इस तरीके से तमाम इसमें पठार और छोटी मोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। उन पहाड़ियों को हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ उनका विस्तार है, कहाँ कहाँ पे ये फैली हुई। एक और बात इससे इम्पोर्टेंट ध्यान देने की ये है कि ये जो दक्कन का पठार है, इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, इस दक्कन के पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत है, पठारी क्षेत्र है, इसका जो है क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है।
और भारत का क्षेत्रफल कितना है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, तो लगभग उसका आधा हुआ ये, तो लगभग 50% हिस्से पर ये पूरा है। जबकि हम जब पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, तो हमने वहाँ देखा था भारत में मैदानी प्रदेश जो है 43% पाया जाता है और पठारी प्रदेश 27.7% है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हमको पैदा होता है। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम, वो जो कन्फ्यूजन वाली बात थी, वहाँ केवल मैदानों का क्षेत्रफल है, उत्तर का मैदान नहीं आता वहाँ पे, वहाँ केवल मैदान। अब मैदान यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ भी कुछ नदियों के मैदान, तटीय मैदान भी पाए जाते हैं, कुछ नदियों के मैदान भी पाए जाते हैं, तो वो पूरा क्षेत्रफल जुड़ करके 43% होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ पठारों और कुछ पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो जैसे मालवा का पठार और बैतूल का पठार और बघेलखंड की पहाड़ियाँ, बघेलखंड की पहाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाएगी आपको, ये एमपी में पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः, ठीक है। इसको हम पहले लोकेशन देख लेते हैं इसकी, फिर बाद में चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड का पठार जो है, बुंदेलखंड का पठार ये यहाँ पाया जाता है ऊपर उत्तर की तरफ। बुंदेलखंड ये जो है यूपी और एमपी दोनों में संयुक्त रूप से पाया जाता है। दंडकारण्य की बात कर ले, दंडकारण्य पठार यहाँ पे पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार के नीचे दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार कहाँ पाया जाएगा आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये जो है आपका दंडकारण्य हो गया। इसके बाद है आपका रायलसीमा, रायलसीमा की पहाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाएगी आपकी, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। रायलसीमा की पहाड़ियाँ यहाँ हैं, कर्नाटक आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात कर ली जाए तेलंगाना का पठार, तो आपको मालूम है कि कहाँ है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ये सब आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक में है। दक्कन का पठार, दक्कन का लावा पठार भी बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये। दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये एमपी और गुजरात में भी है। इसके अलावा बात कर ली जाए एक छोटा नागपुर का पठार, ये तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। इसके अलावा बात कर ली जाए तो अरावली की पहाड़ियाँ भी है इसमें। अरावली की पहाड़ियाँ चूँकि राजस्थान में है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाती है, लेकिन ये पठारी भाग के ही उसमें ही पढ़ते हैं इसको। इसका हम विस्तार से चर्चा जब राजस्थान पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे। अरावली राजस्थान में है, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा एक शिलांग का पठार है, शिलांग का या मेघालय का पठार, ये कहाँ है, मेघालय में। तो इतने सारे पठार या पर्वत प्रदेश इसमें हम पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को हम पढ़ेंगे, जैसे विंध्याचल पर्वत हुए, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हुई, महादेव की पहाड़ियाँ हुई, मैकाल की पहाड़ियाँ हुई, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले। तो इसको पढ़ने से पहले हमको एक नदी पढ़नी होगी। वो कौन सी नदी है आप सभी को मालूम है कि वो कौन सी नदी है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियाँ बहती है लगभग सभी नदियाँ किधर की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ उसका ढाल है। लेकिन कुछ नदियां हैं, दो नदियां मुख्यतः। नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से। एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी यहाँ से निकल करके भ्रंश घाटी में बहती हुई कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। इसके पीछे पीछे एक और नदी यहाँ से निकलती है बैतूल की पहाड़ियों से, वो भी कहाँ गिर जाती है, ये भी गिर जाती है खंबात की खाड़ी के पास में। तो देखिए ये दो नदियां हैं, ये दो नदियां ढाल के विपरीत बहने वाली नदियां हैं, ढाल के विपरीत।
चूँकि ये भ्रंश घाटियों में बहती है। अब भ्रंश घाटी किसको बोलते हैं? एक पहाड़, जो दो पहाड़ों के बीच में जो संकरी घाटी होती है उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई एक परात है, परात मान लीजिए, या फिर कुछ, इसको मिटा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कोई परात है, ये तगारी जिसको बोलते हैं। इस परात में हमने रेत भरी और रेत भरने के बाद एक सिरे से कहीं से भी यहाँ से हमने पानी डालना शुरू किया, तो जहाँ तक ये पानी जाएगा अपना रास्ता खुद ही बना लेगा और ये पानी इस तरीके से इस रेत को काटते हुए आर पार निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो लगातार हम इसमें पानी बहाते रहेंगे तो वो रेत कट कट के साइड में होती जाएगी और साइड वाला उसको रेत के जस्ट जहाँ से पानी बह रहा है उसका भाग थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। तो ये वाली जो है इसको कहते हैं हम भ्रंश घाटी, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। अक्सर ऐसा क्या होता है, धरातलीय क्षेत्र कोई या तो नीचे बैठ जाता है या धरातलीय क्षेत्र ऊपर उठ जाता है। तो नीचे बैठे हुए क्षेत्र को जो ऊपर उठेगा तो बीच वाला क्षेत्र ऑब्वियसली नीचे रह जाएगा, तो ऐसे क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। इस घाटियों में बहने वाली ये नदी है। अब चूंकि ये नदी मैदानी क्षेत्रों से नहीं गुजरती, घाटियों में बहती है, इसलिए ये नदी क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। तो क्या बनाती है सर? ये नदी बनाती है एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। ध्यान रखना, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को दूसरी भाषा में कहते हैं ज्वार नद मुख। किसका निर्माण करती है? ज्वार नद। डेल्टा तो आप सब जानते ही है, नदी जब बहती जाती है तो आखिर में उसकी गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है, तो उसके अवसाद जो है, ये मान लीजिए यहाँ हम नदी बनाते हैं, ये नदी बह रही है, इधर से आ रही है बहती हुई है, तो नदी की गति जब मंद पड़ जाती है तो नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। कई धाराओं में बढ़ करके अपना जितना भी माल होता है उस सबको यहाँ पे विस्तार कर देती है, तो इस तरीके की त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, इसको डेल्टा कहा जाता है। लेकिन इस नदी की क्या खास बात है, ये नदी जो है घाटियों में बहती है, तो इसके पास जो है कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह नहीं है, मैदानों से इतना कटाव नहीं कर पाती है, मैदानों से नहीं बहती इसलिए। तो ये नदी क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख किसको कहते हैं? जो सागरों में जो ज्वार आता है, सागरों में जो ज्वार आता है, ज्वार के फलस्वरूप सागरीय अवसाद जो है वो किनारों पर आ जाते हैं और इस नदी के बहाव की वजह से वो एक राउंड वाले क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो सागरीय ज्वार के कारण यहाँ अवसादों की मात्रा पाई जाती है, उसको एस्चुरी बोलते हैं या ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये नदी दोनों खंबात की खाड़ियाँ में गिर जाती है। एक नदी तो निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक एमपी से, और दूसरी नदी मिलती है बैतूल से, बैतूल की पहाड़ियों से, ये भी एमपी में है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो आपकी नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी पर यहाँ पर एमपी में जबलपुर ज़िले में, जबलपुर में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम याद रखना आप, धुआंधार। क्या नाम है उसका? धुआंधार जलप्रपात। क्या है? धुआंधार जलप्रपात। इसमें क्या है, अक्सर जब नदी का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत विशाल मात्रा में यहाँ पर धुआं निकलता है, पानी को देखना मुश्किल हो जाता है, तो इसका नाम धुआंधार रखा गया है। गुजरात में भी एक बांध इस पे बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध इस पे बनाया गया है। इस सरदार सरोवर बांध राजस्थान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है और सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए। उस नहर का नाम है नर्मदा नहर। बहुत कम हिस्सा है इसका राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में हिस्सा तो है, इसलिए हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। नर्मदा नहर इसमें से निकाली गई, नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के लिए, जो राजस्थान के दो जिलों को जो है फ़ायदा पहुंचाती है। कौन कौन से दो ज़िले हैं? एक तो है जालोर और एक है बाड़मेर। राजस्थान में इस नहर की लंबाई जो है लगभग कितनी है? 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर, जिसमें से 65 किलोमीटर का क्षेत्र जो है जालोर का है और 9 किलोमीटर का क्षेत्र जो है बाड़मेर का है। प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि नर्मदा नहर से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो जालोर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबाई भी इसी में है, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित भी जालोर है। ये एक बात इसकी ध्यान रखना, नर्मदा नहर। ठीक है, खैर ये प्रायद्वीपीय भारत में हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात थी इसलिए बता दी आपको। अब देखिए,
इसके जस्ट ऊपर एक पर्वतमाला पाई जाती है, एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, विंध्याचल पर्वत के नाम से। ध्यान रखना, इस पर्वत की जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर मानी गई है। और ये पर्वत श्रृंखला जो है भंडेर, भुंडेर, कैमूर और इस तरीके की कुछ श्रेणियाँ इसमें पाई जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर के ये बिहार के सासाराम तक इसकी जो है लंबाई है। इसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत है आपका। सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वतमाला की जो है शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ से आगे जाने पर ये इसमें महादेव की पहाड़ियाँ, मेकाल की पहाड़ियाँ, अमरकंटक और जो है ये सब कुछ इसमें पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये जो है सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। इसको हम लिख देते हैं। अब ब्लॉक पर्वत क्या किसको कहते हैं, यहाँ इसको इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए एक नदी तो ये भ्रंश घाटी में ये बह रही है और एक और नदी मान लीजिए यहाँ पे भ्रंश घाटी के माध्यम से यहाँ पे बह रही है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, तो ये दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया। यहाँ भी इसकी नदियाँ नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं जा सकती। तो ये ब्लॉक पर्वत जो है दो नदियों के बीच में या दो गहरी घाटियों के बीच में ऊपर उठे हुए भूभाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है विंध्याचल पर्वत। इससे पहले हमने पढ़ा था। विंध्याचल पर्वत की बात की जाए तो इसमें कुछ श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर कौन कौन सी है। भारनेर है, कैमूर है, भंडेर है, भुंडेर है और पार्श्वनाथ है। ये कुछ इसकी जो है पर्वत श्रेणियां हैं। अब सतपुड़ा पर्वत की बात की जाए, सतपुड़ा की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत में राजपीपला की पहाड़ियां हैं, राजपीपला। इसके अलावा महादेव की पहाड़ियां हैं, मेकाल की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक है। ये सारी जो है अमरकंटक, ये सारी इसमें पाई जाती है। अब ध्यान रखना, महादेव की पहाड़ियों में, सतपुड़ा पर्वत पर महादेव की पहाड़ियाँ जो पाई जाती है यहाँ पर एमपी में, वहाँ पे एक खूबसूरत जगह है पंचमढ़ी। क्या नाम है उसका? पंचमढ़ी। यहाँ की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक जगह का क्या नाम है? पंचमढ़ी। एमपी में है पंचमढ़ी। महादेव की पहाड़ियों में एक जगह का नाम है। वहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत में, और ये इस पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। ध्यान रखना, ये बात इम्पोर्टेंट है। अरावली की आपको मालूम है ही कौन सी? 1722 माउंट आबू गुरु शिखर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो यही है अमरकंटक, जहाँ से विंध्याचल पर्वत ये के लिए निकलती है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1036 मीटर। ये अमरकंटक की ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार की। छोटा नागपुर का पठार एक इम्पोर्टेंट पठार है, भारत का रूर प्रदेश इसको कहते हैं। सर्वाधिक जो है खनिज संसाधन इसी पठार में, इसको हम मिटा देते हैं। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा में फैला हुआ है। देखिए इस पहाड़ की एक खास बात है, इसमें एक नदी है। कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर। पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी है। दामोदर नदी जो है इस पहाड़ को दो बराबर भागों में बांटती है लगभग। दामोदर नदी कौन सा पठार है? ये पठार है ये छोटा नागपुर का है। छोटा नागपुर का, लेकिन बड़ा कीमती है। छोटा नागपुर का पठार इसको जो है दो बराबर भागों में बांटती है। ये भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। ध्यान रखना, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 नदियां हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये तीनों नदियां कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी में। ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत।
दामोदर नदी होगी छोटा नागपुर के पठार में। दामोदर नदी इस पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले पठार को कहते हैं हजारीबाग का पठार और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, रांची का पठार। ध्यान रखना इसको, रांची का पठार ध्यान रखना। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से चारों तरफ नदियाँ निकलती है छोटी मोटी, तो ये अरिये नदी प्रणाली को प्रदर्शित करता है। अरिये नदी प्रणाली किसको कहते हैं, ऐसा पठार, ऐसा पहाड़ जिसके चारों ओर से नदियाँ निकलती, जैसे तिब्बत का पठार चारों ओर उसके नदियाँ निकलती, वो भी अरिये प्रवाह प्रणाली को प्रदर्शित करता है। भारत का रूर प्रदेश को कहते हैं। इसमें सर्वाधिक जो है खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, कोयला भी इसी घाटी में मिलता है लगभग। तो सबसे ज़्यादा जो है खनिज संसाधन पाए जाने के कारण इसको रूर प्रदेश कहते हैं। रूहर क्या है, रूहर या रूर जर्मनी का एक शहर है, वहाँ सर्वाधिक खनिज संसाधनों का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पठार है वो है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार कह दीजिए, मेघालय का पठार कह दीजिए। ये पठार भी इसी जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, लेकिन इसको क्या है, ये वाला जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, ये इसको इससे अलग कर देता है। उसको कहते हैं राजमहल गारो गैप के नाम से इसको जाना जाता है, या मालदा गैप भी इसको कहते हैं, मालदा गैप। देखिए ये क्या है, ये पूरा पठारी भाग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा ही क्षेत्र है ये, तो ये क्षेत्र जो है नदियों के कारण कैसे बैठ गया, थोड़ा सा नीचा हो गया, जिस वजह से ये पठारी क्षेत्र इससे कट करके अलग हो गया। तो एक गैप का निर्माण होता है यहाँ पे, मालदा गैप जिसको कहते हैं। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, तो इसको राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है, कई बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जामों में ये पूछा गया है कि गारो खासी जयंतिया या मेघालय का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश का भूभाग है। क्योंकि देखिए यहाँ से हिमालय पर्वत निकलता है, हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ आती, तो ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ हो सकती है। यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ भी विशाल मैदान का भाग है जो है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है मैदानी भाग हो। लेकिन ये पूरे पठारी प्रदेश से अलग है, तो ऐसा लगता है कि ये पठारी प्रदेश से अलग होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये पठारी प्रदेश का ही भाग है। ठीक है, मेघालय पठार में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया, मिकिर पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। ये तीनों पहाड़ियाँ जो है एक शंकु का निर्माण करती है, जिस वजह से मेघालय के एक स्थान है मासिन राम, क्या नाम है, मासिन राम, विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, यह है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा से घाटीय क्षेत्र की, जो इसके तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र पठारी क्षेत्र के ही। ठीक है, इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों की बात कर लेते हैं हम। 3 दर्रे मुख्यतः पाए जाते हैं, 3 दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। याद रखना इनको, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट यहाँ पाया जाता है, भोर घाट यहाँ पाया जाता है और पाल घाट यहाँ पाया जाता है। देखिए ये थाल घाट जो दर्रा है, थाल घाट दर्रा, ये जो है मुंबई और नागपुर, कोलकाता के लिए रास्ता प्रदान करता है। ये भोर घाट जो है, भोर घाट दर्रा आप जानते हो, 2 पहाड़ियों के बीच में एक समतल, एक संकरा रास्ते को कहते हैं, संकरा रास्ता जो होता है। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई, पुणे और चेन्नई के लिए रास्ता प्रदान करता है, मुंबई, पुणे और चेन्नई के लिए। ठीक है, और ये मुंबई, नागपुर और कोलकाता के लिए। और यहाँ पे पाल घाट जो दर्रा है,
जो कालीकट, इसको ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर के लिए रास्ता प्रदान करता है। ऊंचाई की बात कर लें इन दर्रों की, तो इसकी ऊंचाई 581 मीटर है, इसकी 229 मीटर है और इसकी लगभग 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी जो घाट है, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक कितनी है, लगभग नर्मदा घाट तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग कितना है, 1600 किलोमीटर है। और ध्यान रखना, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार की लंबाई भी जो है कितनी है, 1600 किलोमीटर। दक्कन का पठार जो हम प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार की औसत लंबाई भी कितनी है, 1600 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है 1400 किलोमीटर सर्वाधिक है और नीचे जाती जाती जीरो भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्षेत्रफल हमने देख ही लिया था, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नीचे कुछ पहाड़ियाँ और पाई जाती हैं, जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये इस तरीके से फैली हुई है यहाँ पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ केरल में भी पाई जाती है। ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। क्या नाम है, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों की, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और बात की जाए इस पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की, वो कहाँ पाई जाती है, नल्लामलाई की पहाड़ियों में। नल्लामलाई की पहाड़ियों में, नल्लामलाई की पहाड़ी इसके पास पाई जाती है, उसका अन्नामलाई की पहाड़ी में है ना, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। उसका नाम क्या है, अन्नामलाई की, नल्लामलाई की नहीं है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, जिसका नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है, अनाईमुदी। अनाईमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर। ध्यान रखना, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की तो आपको मालूम है कौन सी है, जो है केटू माना जाता है, कंचनजंगा भी कह सकते हैं हम। और इन दोनों के बीच की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, गुरु शिखर, राजस्थान में, माउंट आबू में। इसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, उनको भी हम देख लेते हैं। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है, पालनी, नल्लामलाई और कार्डामम की पहाड़ियाँ, कार्डामम। इलायची की पहाड़ियाँ भी यहाँ पे पाई जाती है। और इसके अलावा पालकोंडा, नालकोंडा, नल्लामल्ला और एर्रामल्ला, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, स्थानीय पहाड़ियाँ, जिनको इस नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत आज हमने पढ़ा, दोबारा से एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। थालघाट, भोरघाट और जो है पालघाट दर्रा इसमें पाया जाता है। पालनी की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, कार्डामम, इलायची की पहाड़ियाँ, पालकोंडा, नालकोंडा, नल्लामल्ला, एरामल्ला, ये सारी पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर, और उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है, दोदा बेट्टा, 2637 मीटर। ये कुछ थे इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं इसमें। अच्छा, कुछ नदियों की बात कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों को हम जब भारत की नदियां पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने नदियां देखी कुछ, नर्मदा ताप्ती नदी देखी, उसके बीच में सतपुड़ा पर्वत देखा, राजपीपला की पहाड़ियों से कहाँ तक है, मैकाल और महादेव की पहाड़ियों तक है। इसके अलावा हमने विंध्याचल पर्वत देखा, गुजरात से बिहार के सासाराम तक उसका फैला हुआ है, 1200 किलोमीटर है।
सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ पंचमढ़ी में है, महादेव की पहाड़ियों में। हमने जो है छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों को देखा। खनिज संसाधन की मात्रा में भारत का रूह प्रदेश कहता है। हमने मालदा गैप को देखा, हमने शिलांग के पठार को देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला हमारा आखिरी चैप्टर होगा, चौथा, वो होगा द्वीप समूह और भारत के तटीय प्रदेश। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।